डिस्कशन खत्म। चलो ठीक है, सामने ध्यान देना इधर। क्वेश्चन नंबर 4 है केवी का, पहले इसको ट्राई करके देख लो। क्वेश्चन में लिखा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m अंडर ब्रैकेट m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आर। ऑप्शन ए m कॉमा m प्लस 3, ऑप्शन बी माइनस m कॉमा m प्लस 3, ऑप्शन सी m कॉमा माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस 3, ऑप्शन डी माइनस m कॉमा माइनस ऑफ m प्लस 3। कितने लोगों ने ये बनाया है? ठीक है, अच्छा ये तो एमसीक्यू था। अच्छा ओके ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कैसे बनेगा, ये दोनों चीजें बताओ। कैसे बनेगा ये भी बताओ, इसमें इसके रूट्स कौन से करेक्ट है? ऑप्शन बी। अच्छा, और कोई? और कोई नहीं? कैसे बनेगा? देखो यहां पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय ए, यही होता है। तो यहां पर c की वैल्यू क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ m अपॉन m प्लस 1 अपॉन 1, यही हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ m इंटू m प्लस 3, ये आ गया। क्लियर ये चीज? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनमें से किसका प्रोडक्ट ये आ रहा है या किस किस का प्रोडक्ट ये आ रहा है, दोनों चीजें पूछना चाहिए। तो देखो इस वाले का प्रोडक्ट तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस वाले का ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ऑप्शन ए और डी क्यों हटा, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब बी और सी में कौन सा सही है ये निकालने के लिए अब हम सेकेंड वाला रिलेशन देखेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो यहां पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा नहीं, इसमें तो नहीं पता चलेगा ना, तो वाली वैल्यू तो 3 ही आएगी। तो ठीक है, उससे तो क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो सकता है। दूसरा वाला जो रिलेशन है उससे हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो अब क्या करें? अब बताओ अब क्या करें? अब पुट करके देखेंगे एक्स की वैल्यू इसमें। तो ऑप्शन बी की वैल्यू पुट करके देखते हैं। ऑप्शन बी में एक्स इज इक्वल टू माइनस एम, ये है फर्स्ट वाला रूट। इसको पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा? एक्स के प्लेस पे आ जाएगा माइनस एम, ये हो गया स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस एम, और यहां पर आ जाएगा माइनस एम इंटू एम प्लस 3। समझ में आया? जो इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह पे माइनस एम पुट किया। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3m, ये बनेगा। यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3m। फिर देखेंगे ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, और फाइनली हमको क्या मिल रहा है? 0। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और किसी को कोई डाउट इसमें? 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 था, find the area of quadrilateral A, find the area of quadrilateral A whose coordinate is 1, 2, B whose coordinate is 1, 0, C whose coordinate is 4, 0, and D whose coordinate is 4, 4। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है। चलो निकालो जल्दी से, क्या आएगा आंसर? चारों साइड्स का अलग आ रहा था, मतलब एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुक जाओ। हम एक काम करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? हो सकता है तुम्हारे टीचर ने गलत क्वेश्चन दे दिया हो। गलत किस सेंस में मैं बोल रहा हूं? क्योंकि
ये क्वेश्चन सॉल्व होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर। ठीक है, सो लेट्स सी दूसरा तरीका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या उससे भी सॉल्व हो सकता है क्या, पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। एबी, एबी का डिस्टेंस कैसे आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ध्यान देना 0 माइनस का होल स्क्वायर, तो एबी कितनी आएगी, तो 0 हो गया, और ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, का रूट क्या आ जाएगा 2, तो AB की लेंथ आ गई 2। यहां तक क्लियर सबको। फिर निकाल लेते हैं हम BC, BC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 डिफरेंस कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट क्या होता है 3। फिर उसके बाद निकाल लेते हैं CD, CD अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 0, y2 माइनस y1 मतलब कि 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का रूट कितना आता है 4, तो CD की लेंथ मिल गई 4। तो भाई ये मिल गया 4, ये मिल गया 3, अब क्या बच गया AD, तो AD के लिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AD इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -3 + 3 जो भी होगा स्क्वायर करने पे 9 ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा +4, और इसका रूट कितना होगा √13 होगा। क्लियर ये चीज, तो ये क्या आ गया भाई √13 आ गया। क्लियर यहां तक सबको। अच्छा, अब एक चीज और निकाल लो आप लोग यहां पर, वो है BD, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करो BD, BD से हमको पता चलेगा कि ये जो BDC दिख रहा है कि नहीं, BDC देखा ना, BDC वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। क्लियर हुआ ये चीज, अगर वो राइट एंगल होगा तो उसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। तो BDC के लिए BD का लेंथ निकालो, BD इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जल्दी बोलो क्या होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25 का रूट कितना होता है 5, तो BD कितना मिल गया भाई 5, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल बन रहा है C पे, तो बेस कितना है इसका 4, परपेंडिकुलर 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 4 इंटू हाइट मतलब 3, तो कितना आएगा ये 6 स्क्वायर यूनिट। ये किसका आया भाई, ये वाले ट्राइंगल का, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ अच्छा, एक चीज यहां पर भाई, ये क्या है √13 है ना, √13 इसका तो निकल गया, दूसरे वाले का नहीं निकला है। दूसरा वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, नहीं है दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √13 का तो 13, 4 + 17, सेकेंड वाले का एरिया निकालने के लिए क्या करें, देखो एक फॉर्मूला तो है सीधा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिलीटेड एक्सरसाइज है उसमें एक फॉर्मूला है, वो बड़ा सा फॉर्मूला है जो डिलीट कर दिया, इसलिए उससे मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूं। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है, अगर हमको साइड की लेंथ गिवन होती है तो हेरॉन्स फॉर्मूला, उससे भी निकाल सकते, लेकिन मैं भी उस पर भी नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर वो अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये रूट में आ गया ना ये वाला टर्म। अच्छा, ये एडी हमने सही तो निकाला है कि नहीं, चेक करो तो, सही है एडी, हाँ यही आ रहा था √13। एक और काम करेंगे, एसी की लेंथ निकाल लेंगे, एसी, एसी देखो तो क्या आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 और ये क्या हो जाएगा
4, मतलब ये AC की लेंथ भी कितनी आ जाएगी, √13। अच्छा, मतलब डायगोनल इक्वल आ रहा है इसका, नहीं डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा है ना, वो √13 है, डायगोनल इक्वल नहीं है, और ये √13 आ रहा है AC। 3 का स्क्वायर 9, हाँ ऐसा भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाले पार्ट की लेंथ है √13, तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, उसका एरिया भी निकाल सकते हो, दो एंगल राइट एंगल बन रहा है, और ये आइसोसेलेस है। हाफ बेस इनटू हाइट्स, उस वाले पार्ट का एरिया निकाल सकते, देखो निकल तो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा लेकिन ये, हाँ मेरे ख्याल से बिना उस फॉर्मूले को यूज करके अगर हम बनाएंगे ना, तो वो इतना टफ हो जाएगा कि वो फॉर्मूला हटाना और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। इससे अच्छा है वो फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो बेटर होता। तो मेरे ख्याल से टीचर ने या तो हो सकता है बाय मिस्टेक दे दिया होगा ये क्वेश्चन, या फिर कुछ डेटा में मिस इंटरप्रिटेशन हो। अच्छा, मैंने जो बुक दिया था उसमें था ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था बोल रहे हो क्या, मैंने जो बुक दिया। अच्छा, M वाला था। हाँ, वो गुम गया, उसको छोड़ दे। हाँ, 10th क्वेश्चन बता रहा हूँ, डाउट्स निकाल के रखना, बाकी बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन इन लोगों का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बताऊं, ये लास्ट क्वेश्चन इनका, फिर तुम लोगों का डाउट्स लूंगा। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल। एग्जैक्टली एक दिन पहले मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन। अरे देखिए, इसलिए रोज प्रेजेंट होना कितना जरूरी है। देखो, दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर को मैं P1 लेता हूं जो है 30 सेंटीमीटर, ये वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर को P2 लेता हूं जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। अभी ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले ट्राइंगल में जो एक साइड है उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये वाली साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो ये वाले साइड की लेंथ कितनी होगी वो निकालना है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं वो है x सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज। तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा, ये भी चीज अप्लाई होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर 9/x आ गया, पेरीमीटर कितना हो गया 30/20 हो गया, सॉल्व कर लो, ये कट गया, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, 9 into 2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू x। 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। किसने किसने बनाया ये क्वेश्चन, बनाया। अच्छा, तू नहीं आया था क्या, तू भी, अंकित भी नहीं आया था ना, आना चाहिए ना यार। ये देखो मैं ये उस समय नहीं पढ़ाया था, लेकिन एक दिन पहले ही पढ़ाया था। अरे अब भी पढ़ाया था 2 दिन पहले। हाँ, तुम प्रेजेंट थी मेरे ख्याल से तो उस दिन, जो उस दिन केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करवा रहा था ना, उसी दिन करवाया था। सॉरी, तुम्हारा भी हो गया स्कूल का, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो भाई। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f of x is equal to x square plus px plus q, then find the polynomial having zeros 1 upon alpha and 1 upon beta। हाँ, सुनो यहां पर, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, मतलब उस पॉलिनोमियल को निकालना है जिसके जीरोस ये हैं, इसके जीरोस ये हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज, कैसे निकालेगा अल्फा बीटा बता तो। हाँ, तो ऐसा बोला, अल्फा इंटू बीटा निकालेगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, तो सी की वैल्यू क्या है क्यू, ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया क्यू। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाय ए,
तो b की वैल्यू क्या है p, तो ये क्या हो जाएगा माइनस p, a तो 1 है। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब आपको एक ऐसे पॉलिनोमियल को निकालना है जिसके रूट्स ये हैं। तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर ये चीज? ये फॉर्मूला है। इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके जीरोस अलग हैं, अल्फा और बीटा नहीं। इसके जीरोस क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनके जीरोस का सम निकाल लेते हैं। मतलब कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का सम क्या होगा, एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। एलसीएम इधर पे जाएगा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा, प्लस इधर पे जाएगा अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल रखा है, क्या निकाला है, माइनस पी, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा भी निकाल रखा है, वो क्या है, क्यू। तो ये आ गया सम ऑफ जीरो। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर पुट होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पे आ जाएगा माइनस पी बाय क्यू इंटू एक्स प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, दैट इज 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्यू। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहां तक सबको? अब इसके बाद पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम क्यू ले लो, जो समझना है समझ लो। प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। एलसीएम ले लो क्यू, तो क्यू एलसीएम आ गया, तो क्या आ जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ये आ गया वो पॉलिनोमियल जिसको आपको निकालना था। क्या नहीं, फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहिए यूजुअली। ठीक है, ए बी सी जो है ना, वो इंटीजर हो तो बेटर है। ठीक है, प्रॉपर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर दो। ठीक है, बनाए ये ऐसा, अगले एग्जाम में अच्छे से करना है ना। ठीक है नंदिनी, ओके। हाँ अब बताओ, डाउट तुम्हारे कहाँ है? बुक से या एनसीईआरटी से? अरे डिसअपॉइंट कर दिया, चल बता। मैं तो सोचा एनसीईआरटी तो पूरा बना लिया होगा। जल्दी पूछो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर। हाँ जल्दी खोलो, पेज नंबर 174 सारे बच्चे, पेज नंबर 174। अनीश कुछ डाउट होगा तो पूछना। यस सर। अरे यार पहले पेज नंबर डिसाइड कर, फाड़ दिया होगा पेज नहीं बन रहा होगा तो। 187 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अच्छा क्या लिखा हुआ है यहां पर, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a। ऑप्शन ए क्या गिवन है, ऑप्शन बी सी डी 60। ठीक है, तो भाई एक एक करके ऑप्शन पुट करके देखते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही जगह पे रख देते पहले 0, तो 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। RHS, RHS क्या लिखा है, 2 साइन a, राइट हैंड साइड में एक ही जगह पे 0 रखते हैं, तो 2 साइन 0, तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया ये चीज, बस खत्म। बाकी चेक नहीं करना है, करना चाहते हो तो करके देख लो। हटा दो इसको मैं, क्या इसमें गलत क्या हो सकता है, 30 पुट करके देखो, गलत आएगा, LHS सारे 600 अलग आएगा, करके देख लो। पेज नंबर 194, पेज नंबर 194। हाँ क्वेश्चन नंबर 5। ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सारे बच्चे इधर ध्यान देना भाई। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है कोसेक ए
प्लस कॉट ए। हाँ, तो कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन जाता है, पहले हाथ उठाओ। अरे वेरी गुड, पक्का बन जाता है। अच्छा ठीक है, बता पहला स्टेप क्या होगा, बता दे। नहीं, ऑलरेडी साइन कॉस्ट में। एक मिनट, हाँ बताओ श्रुति। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मैंने बताया था। ऐसे क्वेश्चन की जो अप्रोच है ना, इस क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल है। ऐसे दो तीन क्वेश्चन है जो काफी ट्रिकी है, जिनके फर्स्ट स्टेप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा पता है? इसके फर्स्ट स्टेप में हमको एलएचएस को लेके एलएचएस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलएचएस का न्यूमरेटर का सारा टर्म जब साइन से डिवाइड होगा तो कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइन ए, माइनस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ कॉस से भी कर सकते हो, लेकिन हमको कोसेक और कॉट लाना है आरएचएस में, और साइन से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी कॉट और ये वाली टर्म बनेगी कोसेक, इसलिए मैंने साइन से डिवाइड किया। अगर आरएचएस में टेन और सेक लाना होता तो कॉस से डिवाइड करते। समझ में आया लॉजिक? तो ये हो गया प्लस वन अपॉन ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, साइन ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, माइनस वन अपॉन साइन ए। क्लियर ये चीज? जिन लोग ये क्वेश्चन बना लेते हैं ना, वो आंख बंद करके स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो यहां ध्यान देना, टर्म्स क्या क्या होंगी। ये वाला टर्म हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, मतलब कि कॉट ए। ये वाला साइन साइन कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन, प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा कोसेक ए, डिवाइडेड बाय यहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कॉस अपॉन साइन, मतलब कि कॉट ए, प्लस साइन साइन कट गया, मतलब क्या बचा वन, माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कोसेक ए। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देखो इसके बाद वाला स्टेप जो है थोड़ा ट्रिकी है, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कॉस और कॉट की आइडेंटिटी, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है। तो क्या होता है कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी? हाँ, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर, या फिर अगर कॉट स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन। हम ये यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे न्यूमरेटर के इस वन के साथ। ठीक है, और उसको यूज करने के पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं न्यूमरेटर की टर्म्स। तो यहां पर ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। क्लियर ये चीज? और अब ये न्यूमरेटर वाले वन की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो न्यूमरेटर वाले वन के प्लेस पे, वन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हुआ यहां तक सबको? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या हो जाएगी, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है? और तू सॉल्व कर रहा है क्यों? तुम दोनों रुक के आज क्लास 9 के बच्चों के सामने सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर जाओगे। ठीक है, ये और भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा वो पूरे। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर? नहीं, अब मुझे डिस्कशन नहीं चाहिए। हाँ, यहां तक सबको क्लियर ना? फर्दर यहां पर ध्यान देना, ये वाली टर्म को एज इट इज पेयर में लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके। तो ये वाली टर्म हो जाएगी कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पर देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब कि कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखो क्या होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर मैंने नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर जैसा है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज। अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकल जाएगा, देखो ध्यान दो, कॉस ए प्लस कोसेक ए, ये वाली टर्म कॉमन निकल जाएगी। तो इस टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं,
तो ये क्या कॉस, नहीं कॉस नहीं, ये क्या कॉट है ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहां पर से ये पूरा निकला मतलब 1 बचा, माइनस यहां पर ये वाली टर्म बच जाएगी, मतलब क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, कॉपी कर दो उसको, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहां पर ये वाली टर्म एज इट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला ब्रैकेट को ध्यान में रखो, जो लाना था वो यहां पर आ चुका है, जो बच गया वो कटना चाहिए, ठीक है। तो उसको रीअरेंज करो और कट कर दो, तो यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा बन जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म को देखो, 1 पहले लिख देता हूं, माइनस कोसेक ए प्लस ये वाली टर्म मतलब की कॉट ए, और इसके बाद ये दोनों टर्म कट गई, और क्या आ गया आपके पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए, दैट्स इट, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई ये चीज? तो ये क्वेश्चन भाई ट्रिकी है, ऐसे वाले एक दो और क्वेश्चंस हैं, एक तो आपको एग्जांपल में ही दिख जाएगा और एक दो क्वेश्चन RDRS में दिख जाएंगे, वो तो बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। क्या होता है सबसे पहला स्टेप उसमें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन खोज के निकाल और बता मेरे को, हाँ तो निकालो उसको, ये हो गया, हटा दो उसको, चलो जल्दी बनाओ। और तुम लोगों का कोई डाउट, नैतिक, सृजन, सॉरी श्रेयांश, क्या हो गया? हर्षित, आभाष और तुम लोगों का भी एग्जाम है ना, तुम चारों का, राहुल, सोमांशु, हाँ क्या हुआ, पेज नंबर 88। आकाश से तो पूछने का मतलब नहीं, वो ध्यान देता नहीं डाउट पूछ के, हाँ बातें करने में ध्यान था तेरा। हाँ कौन सा क्वेश्चन बता, ओके ये हटा दूं मैं, हाँ तो पेज नंबर 88 थर्ड का सेकंड पार्ट देखो जल्दी से, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या हो गया यार, बाहर में बहुत भीड़ है। 1/x+4 -1/x-7 दैट इज इक्वल टू 11/30, ठीक है, सॉल्व करना है। तो भाई इसमें सिंगल वेरिएबल है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, दो वेरिएबल आ जाते हैं मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूजुअली ये दोनों चैप्टर में कंफ्यूजन होता है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लाते हैं, वो होता है ax² + bx + c = 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या जाएगा, x+4 × x-7, न्यूमरेटर में ये x-7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया x-7, बीच में ये माइनस आएगा, और ये वाली टर्म को ब्रैकेट में लिखना भूल जाते हैं कई बच्चे, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है आपको, अगर बीच में माइनस है तो ये वाली टर्म ब्रैकेट में आनी चाहिए, ब्रैकेट में अगर नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगा पूरा। क्या गलत होगा, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो x नेगेटिव होगा लेकिन 4 पॉजिटिव रह जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, लेकिन ब्रैकेट में लिखने के कारण जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों टर्म के साइन रिवर्स होंगे, ये ध्यान में रखना है। ब्रैकेट ओपन होगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में x-7 एज इट इज, ये वाली टर्म हो जाएगी -x और ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ओपन कर दें, x² + 4x - 7x - 28 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। फिर क्या होगा, न्यूमरेटर में x कट गया, -7 - 4 कितना होगा, -11 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वाली दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, क्या होगा इन दोनों का एडिशन, -3x - 28 दैट इज इक्वल टू 11/30। क्लियर यहां तक सबको? अब एक काम करो, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इस पूरे को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, और ये वाली टर्म को इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो, समझ रहे हो ना। तो -11 × 30 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू, राइट साइड में वो पूरा गया तो क्या हो जाएगा, x² - 3x - 28। समझ में आया यहां तक सबको? फिर उसके बाद क्या होगा, ये 11 कट गया तो क्या बचा यहां पर
माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये जो माइनस 30 वाली टर्म है इसको भेज देना उधर, माइनस 30 वाली टर्म उधर जाएगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, और उसके बाद ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमको चाहिए था, ये वाला फॉर्म, ठीक है, जो ये लाना था। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म्स किस में स्प्लिट होगा, -2x और -1x, या सिंपली -x में स्प्लिट होगा, क्योंकि ऐड करने पे क्या मिलेगा -3, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा +2, बाकी सारी टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर और ये +2 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक सबको? अब पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, x, और सेकंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, नहीं -1x, तो ये x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा x -2। सेकंड पेयर में से -1 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पर x -2, दैट इज इक्वल टू 0। अब x -2 दोनों में से कॉमन निकालो, देखो दोनों में आ रहा है x -2 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पर x -1, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? अब एक एक करके दोनों को 0 करो, एक बार इसको और एक बार इसको, तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट्स इट, हो गया। क्लियर? करके दिखा, चल करके दिखा ना। ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी, पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3, वेरी गुड। एग्जाम्पल 2 क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो भाई क्या करना है, देख सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू कैसे बन, 7 आ गया ना, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, सी की वैल्यू क्या आएगी 10। समझ में आई ये चीज? फिर क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए a इंटू सी वाला प्रोडक्ट निकालते हैं, तो a इंटू सी मतलब 1 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा 10। फिर 10 को स्प्लिट करते हैं ऐसे दो नंबर में, ऐसे दो फैक्टर निकालते हैं जिनको ऐड करने पे क्या है 7, तो किस में स्प्लिट होगा 2 इंटू 5 में, क्योंकि दोनों का सम कितना आता है b के इक्वल 7 के इक्वल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा x, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा +5, क्या बच जाएगा x प्लस 2। ये वाले टर्म को साइन के साथ बोला करो हमेशा, ठीक है, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो प्लस निकलेगा, ये टर्म नेगेटिव है तो माइनस निकलेगा कॉमन। नहीं, जब प्लस निकलता है तो साइन नहीं बदलता, अगर माइनस निकलता है ब्रैकेट से बाहर तभी साइन बदलता है। ठीक है, तो ये x प्लस टू दोनों में आ गया। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा x+5। फिर उसके दोनों को एक एक करके 0 करेंगे, x+2 को 0, x+5 को 0, तो यहां से x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और यहां से x की वैल्यू आएगी -5, तो अल्फा इज इक्वल टू -2 हो गया, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -5। क्लियर यहां तक सबको? अभी क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो क्या होते हैं रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -5, तो कितना आ जाएगा दोनों का सम -7। समझ में? और उसके -b/a निकालते हैं, तो -b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया -7। तो देखो दोनों चीजें सेम आ गई, ये भी -7 है, ये भी -7 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, फिर दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहां पर वैल्यू देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी -2, बीटा की वैल्यू कितनी -5, कितना हो जाएगा प्रोडक्ट +10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, c/a निकालते हैं, तो c की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया प्रूफ, दोनों चीजें क्या है सेम है। क्लियर ये चीज? हाँ
हाँ, +-√3। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? ओके, हाँ, जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। √sec a +1 प्लस नहीं माइनस। यार ये एसी काम ही नहीं कर रहा है क्या? सोलह पे कर देते एकदम। ओके, सो क्या लिखा हुआ है? √sec a -1 डिवाइडेड बाय sec a +1 प्लस √sec a +1 डिवाइडेड बाय sec a -1 दैट इज इक्वल टू 2 cosec a। ठीक है, ये प्रूफ करना है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। क्या होना चाहिए सबसे पहला स्टेप? क्या लग रहा है? रैशनलाइज। rationalize will not work in this case। एक काम करते हैं, क्या करना है उसके लिए ना, हम पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो सेक की आइडेंटिटी क्या है देखो एक बार। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया? तो ये वाली टर्म हम ला सकते हैं अगर डिनोमिनेटर की टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाए तो। और डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम। तो पहले हम रूट को सेपरेट करते हैं। न्यूमरेटर में sec a -1 डिवाइडेड बाय रूट sec a +1 प्लस रूट sec a +1 डिवाइडेड बाय रूट sec a -1। ठीक है, हाँ। अब एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? रूट sec a +1 इंटू रूट sec a -1, यही आएगा रूट। तो रूट आने के बाद ये वाली जो टर्म है ये किससे मल्टीप्लाई होगी? इससे। समझ गए कि नहीं? ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों का। तो यहां पर क्या बचेगा? sec a -1 बच जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इस वाले से। तो इसमें भी वही होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? sec a +1। क्या ये समझ में आया सबको? ओके, इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा देखो। न्यूमरेटर में क्या होगा? +1 और -1 कट गया। sec a क्या बन जाएगा? 2 sec a। क्या बोला? सबको क्लियर हुआ? 2 sec a हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा? sec a +1 इंटू sec a -1। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर उसका देखो ये वाली आइडेंटिटी मैंने बताया था, sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 2 sec a डिवाइडेड बाय रूट ओवर tan स्क्वायर a। क्लियर हुआ ये चीज सबको? तो tan स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकलेगा और सिंपली ये क्या बन जाएगा? tan a बन जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक सबको? यस और नो? हाँ, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना। हमको लाना क्या है? क्या लाना है वो चीज पे ध्यान दो। क्या लाना है? 2 कोसेक लाना है। ठीक है, तो इसको 2 तो आ गया और बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos a। और 10 को क्या लिख सकते हैं? sin a/cos a। क्लियर हुआ ये चीज? अब फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 2 1/cos a एज इट इज। बहुत सारे बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो ये भाई न्यूमरेटर है पूरा, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर है। तो जब ऐसा आता है ना तब रेसिप्रोकल हो जाता है यहां पर और मल्टीप्लीकेशन बन जाता है, डिवीजन। तो ये क्या बन जाएगा? cos a डिवाइडेड बाय sin a। ठीक है, तो ये cos कट गया तो 2 इंटू 1/sin a। 1/sin क्या होता है? cosec। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cosec a। क्लियर ये चीज? काट देना, ठीक है। ठीक है, जब तू बनाएगा तो काट देना। बना
बन गया ये? तो क्यों पूछा था डाउट फिर? हाँ बताओ और क्या क्या डाउट है, जल्दी जल्दी पूछो। पेज नंबर 67 जल्दी ओपन करो, पेज नंबर 67। सेकंड का फर्स्ट? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस है। सेकंड का सेकंड? हाँ ठीक है, दोनों बता देता हूँ, सेकंड का फर्स्ट सेकंड का सेकंड। पेज नंबर 67, सेकंड का फर्स्ट सेकंड का सेकंड। तो सेकंड का फर्स्ट सबसे पहले क्या लिखा है? ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो भाई क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां पर देखो, ये है स्ट्रीम का डायरेक्शन, ये है बोट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। समझ में आया? ये है स्ट्रीम का डायरेक्शन, ये है बोट का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन अलग होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? अपस्ट्रीम। ठीक है, अभी दो केसेस हो गए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले। अब फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? ऋतु कैन रो अ बोट, कितना डिस्टेंस, कितना आवर्स? 20 किलोमीटर 2 आवर। तो डिस्टेंस दे दिया 20 किलोमीटर, टाइम दे दिया 2 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दे दिया। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर, टाइम कितना है? 2 आवर्स। ठीक है, आगे बोलो, आगे पढ़ो। स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब वाला करंट नहीं ना, करंट मतलब वो फ्लो जो है वो करंट। ठीक है, तो वो जो वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, ये हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, बढ़ जाएगी स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर तुम साइकिल चला रहे हो, पीछे से आके कोई धक्का दे दे, तो तुम्हारी साइकिल की स्पीड और जो पीछे से उसने धक्का दिया उसकी स्पीड, दोनों के कारण बढ़ जाएगा ना स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी स्पीड। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लो अपोजिट है दोनों का डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक सबको क्लियर? अब आपको निकालना है क्या? x और y निकालना है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट वाले केस में स्पीड मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब कि 20, टाइम मतलब कि 2, ऐसा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। फर्स्ट इक्वेशन यहां मिल गई, क्लियर हुआ सबको? फिर उसके सेकंड वाले में भी अप्लाई करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जल्दी बोलो क्या होगा? स्पीड मतलब कि क्या? x माइनस वाई, डिस्टेंस मतलब क्या? 4 अपॉन टाइम क्या हो गया? 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। क्लियर यहां तक सबको? अब आपको चाहिए x और y, मिल गई दो इक्वेशन, क्या करें दोनों इक्वेशन को? एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देख के बताओ? ऐड करना पड़ेगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इधर x x ऐड हो गए, क्या बन जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस वाई ऐड होके कट जाएगा, और राइट साइड में 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। x मिल गया 6, यहां पर पुट करो, मिल जाएगा y। y क्या आएगा जल्दी बोलो? 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया सबको ये चीज? हो गया, मिल गया स्पीड ऑफ क्या क्या था ये वाला क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन अभी जो मैंने भेजा उसमें होगा ना, मैंने केस स्टडी वाले क्वेश्चन ग्रुप में डाले ना, उसको प्रैक्टिस कर लेना। आया उसमें से एक आध क्वेश्चन? ये एक मिनट ना, ये वाला इसने जो एक क्वेश्चन पूछा ना, अच्छा उसको पहले मैं ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ। हम्म, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, ये वाले क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए उसको पहले ले ले रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तुरंत पकड़ो और सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि के वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the quadratic equation kx square plus 1 minus 2 times of
k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और हाँ, तो तुम्हारा ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या है, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तब होते हैं। एंड हेंस फाइंड द रूट, तो रूट भी निकालना है, k भी निकालना है। क्लियर ये चीज? ओके, तो रूट्स भी निकालना है। उसके बाद ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे वैसे, सबसे पहले बताओ तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अरेंज करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की सारी टर्म को एक साथ लिखो, मतलब कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म एक साथ लिखो, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट टर्म क्या है, के एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक साथ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म को लिखो, तो एक्स वाली टर्म कौन सी है, ये वाली एक्स वाली टर्म है, ये आएगा। तो ये वाली टर्म लिखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, -2k-1 इंटू एक्स। फिर जो बच गया बिना एक्स वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, उसको लास्ट में लिखो, तो क्या बच गया, +1, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहां तक सभी को? हाँ, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए एक और काम आपको करना पड़ेगा यहाँ छोटा सा, वो ये कि ये वाले दोनों जो टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है, उसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो। तो क्या बच गया है यहाँ पर, यहां बचा के, यहां पर बच गया प्लस कुछ नहीं, मतलब क्या बचा 1, और ये हो गया -2 टाइम्स ऑफ k-1 इंटू एक्स और +1, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसके कंपेयर करो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आपको ए बी सी मिलेगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, k+1, बी की वैल्यू क्या होगी, -2k+1, सी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी k-1, सी की वैल्यू होगी 1। क्लियर ये चीज? अब रूट्स इक्वल होने की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4ac, यही मतलब हुआ ना इसका, ये 4ac है, हाँ, तो 4ac उधर। तो यहां पर सीधा मैं ऐसा लिख देता हूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, -2k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, k+1, सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, ऐसी बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई यहां तीनों का स्क्वायर होगा, तीनों मतलब माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, +2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और इधर क्या आएगा, k-1 का भी होल स्क्वायर। राइट साइड में 4 और ये क्या हो गया, k+1। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो ये 4 और ये 4 तो कट गए, यहां पर एक्सपांड करेंगे इसको। कैसे एक्सपांड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, समझ रहे हो ना। a की वैल्यू k है और b की वैल्यू क्या है, -1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यही होगा इस एक्सपांशन से। और राइट साइड में k+1 एज इट इज होगा, ठीक है। अब ये दोनों को इधर भेजते हैं, तो k², ये k इधर जाएगा तो क्या होगा, -k, -2k, कितना बनेगा ये, -3k, और 1 भी इधर जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर? तो ये बनेगी इक्वेशन। कितने लोगों की ये इक्वेशन आई, आई थी, वेरी गुड। कहां पास, ये वाला, क्यों, तो ये तो बी स्क्वायर होता है ना, यहीं पर गलती की है। अब समझ जाओ कहां कहां मार्क्स करते हैं। यहां तक हुआ सबको क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसमें से के बाहर निकाल लेंगे। के बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, k-3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये चीज? तो के की एक वैल्यू आएगी 0 और दूसरी वैल्यू आएगी 3। क्लियर? कैसे गलत आई वैल्यू, के की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 0 और दूसरी क्या आएगी 3। अब कौन सी वैल्यू सही हो सकती है, दोनों सही हो सकती है, हो सकता है, ठीक है। दोनों वैल्यू को इसमें रख के देखते हैं। सबसे पहले अगर 0 रखते हैं के की वैल्यू, k इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्यों नहीं हो सकता 0? हाँ, तो 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 1, 1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ 0 रखेंगे तो -2 और ये -1 मतलब क्या हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा +2 और ये हो गया x और +1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आई ये चीज? ये एक वैलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैलिड का मतलब ये है कि इसके रूट्स निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो। x प्लस एक्स में स्प्लिट हो जाएगा, फर्स्ट पेयर में से x बाहर निकलेगा x+1, सेकेंड पेयर में से +1 बाहर निकलेगा x+1, x+1 बाहर आ गया, x+1 दूसरा फैक्टर, तो x की दो वैल्यू मिली -1 -1, रूट्स इक्वल है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये फर्स्ट आंसर हुआ। अब सेकेंड आंसर के लिए हम k इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, k इज इक्वल टू 3 पुट करो यहां पर, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा ये 4k²। वहां पर भी 3 पुट करो तो 3 - 1 कितना होगा 3 - 1 2, 2 इंटू -2 मतलब क्या हो जाएगा -4k, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बाद इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो। मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा -2k -2k में, ठीक है। फिर उसके पेयर बना के कॉमन निकालोगे, फर्स्ट पेयर में से 2k कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 2k -1 -1 कॉमन निकलेगा 2k -1 इज इक्वल टू 0। तो 2k -1 2k -1 दो फैक्टर आ गए, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 1/2। समझ में आएगी नहीं? k की दोनों वैल्यू 1/2 1/2। ये भी वैलिड आंसर, k नहीं यार ये x है, मैं कहां से k लिख दिया वो, ये जहां भी है ना k उस पूरे को ना x लिख देना। समझ गए ना ये चीज? बाकी सब सही है। तो x की दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 एंड 1/2। क्लियर ये चीज? तो दोनों k की वैल्यू करेक्ट है, दोनों x की वैल्यू करेक्ट है यहाँ पर। तो ये हो गया फाइनल आंसर। कितने मार्क्स का था क्वेश्चन? 3 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, नंदिनी के एक क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट पे ध्यान देना, फिगर का कोई वैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बस वही चीज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बता रहा है। आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। लिखो, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। लिख लिया? फुल स्टॉप। अब लिखना फॉर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट took 1 hour more, the boat took 1 hour more for upstream, for upstream then downstream, sorry, then downstream। लिख लिया? for upstream then downstream, full stop। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। नोट किया सबने? कौन बना सकता है भाई? पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। नहीं, करंट की स्पीड तो अलग ही हो गई ना। करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड निकालना है। क्यों? बता दूं क्या? देख लो इधर सब भाई, देखो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई लिया था ना, समझ रहे हो ना? प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स और वाई लिया था क्योंकि वहां पर दोनों चीजें अननोन थी। कौन सी दो चीजें?
बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड दोनों अननोन था, लेकिन अभी बोट की स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ो पहली लाइन वही लिखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बोट की स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आया सबको? पक्का? यस और नो? उसको नहीं आया, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से आभास। क्या लिखा है इसमें? पहला लाइन क्या लिखा है कि बोट की स्पीड कितनी है, कितनी है पढ़ना पूरा पर 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोट की स्पीड मैंने ली है 20 किलोमीटर पर आवर, समझ में आया? अब वो जो पानी बह रहा है ना उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, उसी को करंट बोल रहा है, समझ में आया ये चीज? तो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यही हमको निकालना है, x निकालना है। क्लियर क्वेश्चन यहां तक? अब उसका जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है फुल स्टॉप के बाद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बनाएगा इक्वेशन। तो उस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है? फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या? 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, मतलब कि अपस्ट्रीम में 1 घंटे ज्यादा लगते हैं डाउनस्ट्रीम से, यही मतलब हुआ ना उसका। अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा ज्यादा है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उसको हम ले लेते हैं T1, डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उसको हम ले लेते हैं T2। क्लियर ये चीज? टाइम हो गया। तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, टाइम और क्या, स्पीड और क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, दोनों केसेस में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम T1 T2 हो गया। अब बच गया स्पीड। स्पीड कितनी कितनी होगी? जब डाउन स्ट्रीम में है तो स्पीड बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 प्लस एक्स। अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं? जैसे साइकिल चढ़ान में चढ़ा रहे हो तो स्पीड कम हो जाएगी ना, ढलान में है तो स्पीड बढ़ जाएगी, उसी टाइप का सिचुएशन है यहाँ पर। क्लियर ये चीज? ओके, यहां तक की सिचुएशन। अब इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन के लिए फिर से मैं वो लाइन पे रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूं जहां पर लिखा है कि अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउनस्ट्रीम से कितना ज्यादा है, 1 घंटा। मतलब T1 माइनस T2, इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। समझ में आया? अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो गया? हाँ, अच्छा, ठीक है, पक्का, बढ़िया गया। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो अब T1 पे आते हैं। T1 में टाइम के लिए डिस्टेंस पहले देखते हैं, कितना है डिस्टेंस 15, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है 20 माइनस एक्स। माइनस T2 वाले केस में आते हैं, ये वाले के लिए टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस 15 अपॉन स्पीड कितना है 20 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स, ऊपर में ये मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो 15 इंटू 20 प्लस एक्स माइनस 15 इंटू 20 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू। इसके बाद मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग। ऐसा वाला एक क्वेश्चन और किया था ना अभी, स्टेप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनाने का, बता ही देता हूं। ब्रैकेट ओपन होगा 300 प्लस 15x माइनस 300 प्लस 15x डिवाइडेड बाय, नीचे में अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फिर उसके बाद ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इधर पे ये दोनों कट जाएगा, ये 15x है ना, तो 15x ऐड होके कितना हो जाएगा 30x इज इक्वल टू, ये हो गया 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
दोनों को उधर भेजते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 30x है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस प्लस नहीं, ये क्या हो जाएगा माइनस 400, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 30x। फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना और सॉल्व करना, किसमें स्प्लिट होगा 40 और -10 में, करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दो आएगी, एक आएगी -40 और दूसरी आएगी +10। तो कौन सी वैल्यू को लेंगे +10। x मतलब क्या हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो कितनी हो जाएगी 10 km/h। वो निकालने की जरूरत नहीं थी, टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम निकालना ही नहीं था ना, टाइम इज मनी। ठीक है, हो गया ये, हटा दोगे? ओके, हाँ तुम लोग पूछो तो जल्दी। पेज नंबर 14। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन इनके में भी आया मेरे ख्याल से। 3+2√5 को इररेशनल प्रूफ करना है, यही वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो प्लस माइनस जो भी ऐसा वाला कुछ होगा, ऐसा वाला कुछ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ये वाला रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे P/Q के फॉर्म में, और हम कंसीडर करेंगे कॉन्ट्ररी, ये पूरा लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर कॉन्ट्ररी दैट इट इज ए रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म P/Q। क्लियर? फर्दर सारी टर्म उधर शिफ्ट करो, √5 को इधर रहने दो, सो इट विल बी 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। क्लियर? ये लिख देना। फिर उसके 2√5 इज इक्वल टू, इधर राइट साइड पे एलसीएम क्या आ जाएगा Q, ये क्या हो जाएगा P -3Q। क्लियर? 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P -3Q डिवाइडेड बाय 2Q। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद आप लिखोगे कि P जो है, P क्या है, एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज व्हाट, नहीं फ्लो में बह गए। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, जैसे 3 इंटीजर 5 इंटीजर, 3/5 क्या है रैशनल नंबर। सो ये सारे न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर, सो ये क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर ये चीज? इट मींस √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। क्लियर? तो अब इसके बाद आप √5 को अलग से इरैशनल प्रूफ करो, √5 को अलग से इरैशनल प्रूफ करो। कैसे अलग से इरैशनल प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे? √5 को फिर से हम क्या ले लेंगे, a/b ले लेना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना, तो क्या आ जाएगा, हाँ ऐसा करते हुए सॉल्व करते हुए फिर वो पूरा स्टेट, हाँ को प्राइम कंपलसरी है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो पूरा। ये वाला ना रट के चले जाना भाई, अगर याद, अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी तो फिलहाल, ठीक है, बाद में। हाँ, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट अज्यूम कर लेना। एक मिनट ना, एलो का पूछ लेते, एलो का सुन लेता, और कुछ है तुम्हारा? रुक जा, तुम लोगों का कुछ, तेरा भी एग्जाम नहीं, तेरा टाइम है। तेरी आवाज इतनी दब गई है, देखो दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ बोल, एक बार और बोल, छठवीं बार बोल दे, चल बोल। अरे पेज नंबर बोलना, 15। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर पूरा, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, पढ़ उसको एक बार। अरे बोल के पढ़, जोर से पढ़। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये जो जितने भी रैशनल नंबर आपको दिख रहे हैं नीचे इस क्वेश्चन में, उनमें से किसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे और किसके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे, ये निकालना है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग,
बिना डिवाइड किए। तो क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, जैसे कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे इसमें कौन सा लगा था, नहीं नहीं नहीं, सिक्स्थ नहीं, वो तो बहुत सिंपल है। नाइन्थ मेरे ख्याल से सबसे अच्छा लग रहा है, 35/50। ठीक है, नहीं ये भी बड़ा सिंपल है यार, नहीं ये वाला करते हैं, 10th वाला भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन 6/15 कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन, एट्थ, एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं वो पहले करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है ऐसे क्वेश्चन में, कि आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो भी डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, काट दो। तो किससे डिवाइड होंगे दोनों नंबर, 3 से। तो 3 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 3 5 जा। तो डिनोमिनेटर में क्या गया 2/5। ये करने के बाद डिनोमिनेटर के नंबर्स को देखो, उसको फैक्टराइज करके देखो। तो ये फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं, अकेला क्या आ रहा है 5। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर आता है तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग, और अगर उसके अलावा कुछ और आ जाता है तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना सिंपल है। एक और अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो 64/455। तो पहले इसको डिवाइड करके देखो, किसी से डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, चेक करो क्या आएगा। मैं एक सेकंड आया। क्या है डिनोमिनेटर 13 into 7 into 5। तो अदर देन 2 and 5 का डिनोमिनेटर हुआ, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। दैट्स ठीक है। सो एंड करते हैं आज की क्लास। ऑल द बेस्ट कल जिनका एग्जाम है उनके लिए, और जिनका भी एग्जाम